नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी में। मैं हूं संदीप मानुधने और हमारी नॉलेज सीरीज 2022 का दूसरा लेक्चर आपके लिए तैयार है। आज हम बात करेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेजों ने सिपॉय म्यूटिनी नाम दिया था। इससे पहले कि मैं आज का काम शुरू करूं, भारत के हर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट को मैं ये सूचित करना चाहता हूं दैट द मोस्ट अफोर्डेबल एंड द मोस्ट फ्लेक्सिबली स्ट्रक्चर्ड आईएएस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नाउ रेडी। आप सब आईएएस की तैयारी जो कर रहे हैं, हमारा 150 लेक्चर का ये शानदार प्रोग्राम जो मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर उपलब्ध है, एकदम यूनिक ऑफरिंग है। इसके बारे में जानकारी अवश्य लें, ज्वाइन करें और इसमें आपकी इतनी बढ़िया तैयारी मैं करवाऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा। इसे ज्वाइन करने की लिंक नीचे कमेंट में दी हुई है, क्लिक करें और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लें। लाइव क्लासेस होती हैं, ये पूरा कोर्स मैं पर्सनली कंडक्ट करता हूं, आपको बहुत फायदा होगा एंड दिस वुड बी एन एब्सोल्युटली न्यू वे ऑफ लर्निंग, टोटली फ्लेक्सिबल। आप चाहें तो 1 महीने करें, अगले महीने आप छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन जो एक बार जुड़ जाता है वो लंबे समय तक जुड़ा रहता है। तो वेलकम टू यूपीएससी पावर पैक प्रोग्राम। बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पतन करवा दिया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी जड़ें कहां तक गहराई में गई थी, 1857 स्ट्रगल की, आइए इसको थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। ये सारा कंटेंट वही है जो मैं क्लास में बच्चों को 2 से ढाई घंटे में पढ़ाता हूं। आपके लिए कुछ मिनटों में उसका जो सार है वो लेकर आया हूं। ये सीरीज साल भर चलती रहेगी होपफुली। प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं 1857 के हमारे पहले स्वतंत्रता आंदोलन की, जिसको सिपाही विद्रोह नाम अंग्रेजों ने दिया, हम उसके पिछले 200-250 सालों को जब देखते हैं कि कैसे यूरोप की अलग अलग ताकतों ने भारत में पांव जमाने की कोशिश की और उनके बीच बहुत सारे छोटे बड़े युद्ध होते रहे और फाइनली अंग्रेजों के हाथ में सारी सत्ता 200 सालों के संघर्ष के बाद आई, एकदम से तो आई नहीं थी। तो कहानी जो शुरू होती है नवंबर 1612 में, जब बैटल ऑफ स्वाली यानी सुवली, एक जगह है सूरत के पास गुजरात में, जब अंग्रेजों ने डच और पुर्तगालियों के विरुद्ध वो छोटी सी नेवल बैटल जीती और वहां से उनको ये कॉन्फिडेंस आया कि हमें भारत में अब नेवल पावर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो एक युद्ध हुआ नवंबर 1612 में, सुवली का युद्ध, यहां से पहली बार जो चंद अंग्रेज भारत में थे जिन्होंने समुद्र में डच और पोर्चुगीज नेवीज को हराया, बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, वहां से स्ट्रेटेजिकली भारत की नेवी में यानी ब्रिटिश लोगों के अपने जहाज़ों में इन्वेस्ट करना, अपने फोर्स बनाना, अपनी खुद की सेनाएं खड़ी करना, ये विचार आना शुरू हुआ, जो आने वाले 150 सालों में बहुत बड़ा विचार हो गया। मुगलों की गलती उस समय ये रही कि उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, उनको ट्रेडिंग करते देने दी और धीरे धीरे ये अपने फोर्स बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में बनाकर अपने पांव जमाने लग गए, जिसकी परिणति 1757 की पलाशी के युद्ध में और बाद में बक्सर के युद्ध में हुई, जिसके बाद ब्रिटिशों ने बड़ी चतुराई से दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और वहां से फिर भारत का पतन शुरू हो गया और अंग्रेजों ने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। द ग्रेट ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ बाय डॉक्टर दादा भाई नौरोजी, वो भी आगे के एक सेशन में देखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, आपके सामने कंटेंट पूरा है, मैं उसका पूरा सार आपको बताते चल रहा हूं, होती गई। और ये वो पहली नेवल बैटल थी जिसने पूरा का पूरा जो खेल था उसको अंग्रेजों के फेवर में करने में उनको एक मेंटली तैयार किया। सारे कोस्टल एरियाज में यूरोपियन पावर्स एक एक करके जमना शुरू हो गई थी। आप अगर यूरोप की कहानी 16, 17 और 18 सेंचुरी की देखेंगे, वहां पर आया एनलाइटनमेंट का काल, प्रबोधन का काल, वहाँ पर आया रेनेसांस का युग, एक पुनर्जागरण का युग, वहाँ आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का युग, औद्योगिक क्रांति, और वहाँ आया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और साइंसेस का युग, जिसने यूरोप के लोगों की पूरी सोच को बदल के रख दिया। दुनिया भर के बाकी सोसाइटीज से वो एकदम आगे निकल गए। उनके पास बेहतर हथियार आ गए, बेहतर काम करने के तरीके आ गए, बेहतर जहाज आ गए, बेहतर बंदूकें आ गई, गोला बारूद आ गया और एक्सपेंशन की उनमें, गोरी चमड़ी वालों में वैसे भी भूख तो थी ही और किसी तरह की मोरालिटी और नैतिकता का कॉन्सेप्ट उस समय होता नहीं था। इफ़ यू वर कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्गर रेस देन यू हैड टू ऑटोमेटिकली डोमिनेट द अदर्स, यही विचार चलता था। हम सब इंसान एक हैं और हम सब के मूलभूत अधिकार हैं। ये तो 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर में बहुत बाद में माना और वो बनाने में भारत की तरफ से भी कई लोगों का बहुत योगदान रहा। उसके पहले के 200-300 साल तो ये था कि लूट सको तो लूट लो
और जिसको आप लूट रहे हो वो कमज़ोर है, इसीलिए तो उसको लूटा जा रहा है। और ये ऑफिशियल फिलॉसफी होती थी। बात समझ में आई आपको? तो इस तरह इन्होंने सारी दुनिया में पांव जमाने की कोशिश की। अमेरिका इनके हाथ से निकल गया था। वहाँ की 13 ओरिजिनल कॉलोनीज ने विद्रोह करके खुद को स्वतंत्र कर लिया था अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल में, और जो वेलेस्ली वहाँ पर हारा था उसे भारत भेजा गया। अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी ताकत ये थी दोस्तों कि ये टैलेंट की बहुत कद्र करते थे। इस सिस्टम में अमेरिका जो अंग्रेज़ का पूरा ब्रिटिश जो सिस्टम था, वहाँ कास्ट सिस्टम तो है नहीं। इफ़ यू हैड टैलेंट यू कुड राइज वेरी फास्ट। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो तो भारत में क्लर्क बन के आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहाँ से वो सोल्जर बना और वहाँ से वो कमांडर बन गया अपनी यूनिट का, और पूरी सेना लेके ऊपर चला गया, ऊपर जाकर मीर जाफ़र से दोस्ती करके नवाब ऑफ बंगाल को हराने के लिए, और हरा भी दिया घूसखोरी से, बदमाशी से इत्यादि। इस तरह किसी भी व्यक्ति के ऊपर उठने की जो फ्रीडम थी, इसने अंग्रेज़ों की बहुत मदद की सदियों से। एनीवे, रिचर्ड वेलेस्ली को भारत भेजा गया और वो अपने अमेरिका के पूरे ये 3 भाई थे, रिचर्ड, आर्थर और हेनरी, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहे हैं सही होंगे। इन्होंने ये देखा कि पूरे भारत में उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती, इसके पहले पलाशी और बक्सर हो चुका था, वो हम आएंगे 1 मिनट में। जब वेलेस्ली यहाँ आया उसको ये समझ में आ गया था कि दक्षिण भारत में द स्टेट ऑफ मैसूर, जिसको आज हम मैसूरू बोलते हैं, और टीपू सुल्तान, वो इनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है, क्योंकि उसने नेपोलियन से दोस्ती कर ली थी। और फ्रेंच सोल्जर्स और एडवाइज़र्स, मिलिट्री एडवाइज़र्स तो टीपू के साथ थे ही। टीपू के पास अपनी मिसाइल की पूरी बटालियन भी होती थी, मिसाइल का पूरा 5000 सैनिकों की टुकड़ी होती थी, जो बहुत खतरनाक बनाता था टीपू को। तो अंग्रेज़ों ने यह तय कर लिया कि हमें इस समस्या को मार ही डालना पड़ेगा, और इसलिए टीपू के बार बार कहने के बाद भी संधि नहीं हुई, और 1799 में टीपू की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो संधि के लिए जब उस वक्त तैयार था, लेकिन उसकी सेना से डबल सेना लाकर उसको श्रीरंगपट्टनम में मार दिया गया। इस प्रकार से रिचर्ड और उसके भाई आर्थर और हेनरी के साथ में सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी शुरू होती है। ये हम अब ले रहे हैं जहां से भारत में असंतोष के बीज पड़ना शुरू हो गए थे। याद रखिएगा, एक एक करके ऐसे राज्य अब इनके साथ जुड़ते चले गए जिनको अंग्रेज़ों ने कहा कि अब हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन प्रोटेक्शन के बदले में उनकी सेनाएं खत्म हो गई। तो हमारे सारे प्रिंसली स्टेट्स एक एक करके अंदर से कमज़ोर हो गए, अंग्रेज़ सेना वहाँ रहने लग गई, जिसका खर्चा भी वो उठाते थे, और ये राज्य धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। उस वक्त तो ये विद्रोह कर नहीं पाए, लेकिन होता है ना बड़ी क्रांतियों में बीज पहले बोए जाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400 साल बाद अचानक से विस्फोट हो जाता है। और उस विस्फोट को जब इतिहासकार स्टडी करने नीचे जाते हैं तो उनको सदियों की समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। तो 1857 के हमारे भीषण जो सैनिक विद्रोह था, जहां से कहानी शुरू हुई, यानी हमारा स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पहला संग्राम, हालांकि छोटी छोटी लड़ाइयां बहुत होती रही, सैकड़ों हुई हैं। आदिवासियों ने पूरे भारत में विद्रोह कर रखा था, अंग्रेज़ों ने कितनों को मारा, छोटे छोटे जातीय कबीलों ने, जनजातीय कबीलों ने, और बाकियों ने कितने विद्रोह किए, उसकी तो पूरी लंबी सूची है 200 से 250 विद्रोहों की। लेकिन अंग्रेज़ उनको दबाने में सफल हो जाते थे। इसे हमने इसलिए याद रखा है और इस पर बात की क्योंकि ये स्केल में अभी तक का सबसे बड़ा माना गया। एक एक करके मैसूर हो, तंजौर हो, अवध हो, पेशवा हो, वगैरह वगैरह, इन सबको धीरे धीरे इन्होंने ख़त्म किया सब्सिडरी अलायंस से। और उसके बाद फाइनली तो जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया कि आपका अगर बेटा नहीं हुआ तो आपके हाथ में तो राज रहेगा नहीं, और आप फिर अडॉप्ट भी नहीं कर सकते, या आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, बेसिकली तुम अपना सब कुछ हमें दे दो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बेसिक फंडा समझ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अपने लिए हड़प करने के मूड में आ गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी मेरी हो जाए और मैं ही उसको डायरेक्ट कंट्रोल करूं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में लालच आ गया था। और ये बहुत गलत लालच आया था, जिससे इसका पतन हो गया। क्योंकि आप अगर किसी को गुलाम बना के रख सकते हो और उसको ये भ्रम है कि वो टेरिटरी उसकी है, उसकी शान और शौकत, तो वो कभी विद्रोह नहीं करेगा। अब आपने पूरी टेरिटरी आपसे छीन ली, लॉर्ड डलहौजी ने तो हद ही पार कर दी, और इस वजह से असंतोष इतना भड़क गया कि विद्रोह हो गया। बाद में ब्रिटिश संसद को, यानी कि क्राउन को, यह समझ में आ गया कि कंपनी की गलती ये थी, इसीलिए सारा शासन रानी के हाथ में दिया गया, क्राउन के हाथ में, यानी संसद के हाथ में, क्योंकि वो तो नॉमिनली थे, और वहां से कंपनी को हटा दिया गया। और उसके बाद ये बोल दिया गया कि इस तरह का टेरिटरी अनेक्सेशन करना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर बिना टेरिटरीज अनेक्स किए, बिना आप पूरे राज्यों को, रजवाड़ों की रियासतों को हड़पे, अगर उन पर शासन कर सकते हैं, उनको सुवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देकर, तो कीजिए ना, दिक्कत क्या है, वो भी खुश है, आप भी खुश हैं, और विद्रोह होगा नहीं। ये पूरी स्कीम 1857 के बाद आई, लेकिन हम उसके पहले की बात कर रहे हैं। तो यहां तक का क्लियर हुआ आपको? तो प्यारे साथियों, अब यहां पर हमने जब देखा कि जो बहुत ही रिच, बहुत ही ताकतवर अवध का सूबा था,
इसको इन्होंने कब्जे में किया। और ये वो था जो आप जानते ही हैं कि मुगल सम्राट अकबर के समय जो 12 बड़े सूबे बनाए गए थे उनमें से एक था, और इसको इन्होंने एनेक्स कर लिया था। और डॉक्ट्रिन और लैब्स में जब एनेक्स हुआ तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं। होता क्या था कि जब आप इस तरह सूबों को अनेक्स करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, अधिकारी जो खुद भी पर्सनली बहुत करप्ट थे, हजारों लोगों की नौकरियां चली जाती थी। तो एक पूरा सेगमेंट तैयार हो जाता था जो इनके खिलाफ विद्रोह के लिए कभी भी उठ खड़ा हो सकता था। ये एक बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल इवेंट का पिछले 300-400 सालों का 1857 से पहले का कि कैसे कंपनी बनी, क्या हुआ। हमारी क्लासेस में हम इसको डिटेल में बताते हैं। और ये वो सारे के सारे आपके सामने नाम है, वॉरेन हेस्टिंग से शुरू करते हुए, जिनका योगदान डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनल पतन में रहा। तो सारे नाम और उन्होंने क्या क्या किया वो आपके सामने हैं। अनेकों विद्रोह, अनेकों युद्ध होते रहे होते रहे होते रहे, और ये लोग उसको कुचलते रहे कुचलते रहे कुचलते रहे। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह से ये हुआ। सबसे खतरनाक कंट्रीब्यूशन लॉर्ड डलहौजी का रहा, जिसने बहुत सारे ठीक ठाक काम भी भारत के हित में किए, हालांकि वो अंग्रेजों का हित ही देखते थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को बहुत ही जहरीले तरीके से बढ़ाया, उसका परिणाम बहुत भयानक हुआ और हमारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्या भारत में यही एक विद्रोह था? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, सैकड़ों छोटे बड़े विद्रोह होते रहे, जिनमें से कुछ बड़े विद्रोह आपके सामने हैं। इन सब को समाप्त करने में अंग्रेजों को बहुत समय लगा, बहुत जानें भी गईं, और ये इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं सारे के सारे। हालांकि इनमें से कोई भी पैन इंडिया शेप में नहीं था। याद रखिएगा, ये जो इंडिया कॉन्सेप्ट है, तब कोई इंडिया एज अ रिपब्लिक तो था नहीं, भारत एक राष्ट्र के रूप में तो था नहीं। 500-600 राज्य रजवाड़े अगर बटे हुए हैं तो एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट, तो ये तो हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया जब हमने बनाया और उसको ढांचा दिया तब पैदा हुआ। उसके पहले ये सब अलग अलग बटे हुए थे, और इसीलिए अंग्रेजों का काम थोड़ा सा आसान भी हुआ ही होगा। तो ये सारे विद्रोह भी होते थे, और ये सब भी सिलेबस का हिस्सा है। इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो बताते हैं। अभी तक के लेक्चर में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, ज़रूर कमेंट थ्रेड में बताइए। और 15 मिनट में हम आपको क्रक्स दे रहे हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा है, और ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। पावर पैक कोर्स की जानकारी ज़रूर लीजिए, कमेंट थ्रेड में दिया है। भारत का सबसे अफोर्डेबल, सबसे फ्लेक्सिबल और सबसे मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाला कोर्स है। हाई क्वालिटी भी है, मैं खुद उसको लाइव कंडक्ट करता हूँ। आइए और जुड़िए। तो ये अलग अलग जो इनके राजा रानी रहे, क्योंकि ये रेलेवेंट है जीके के हिसाब से, इसलिए एक हमने पेज इस पर भी बना दिया। जो मिलिट्री स्ट्रक्चर था वो तीनों प्रेसिडेंसीज में बटा हुआ था। 1857 के संघर्ष को समझने के लिए और उसकी परिणति को समझने के लिए समझना होगा कि बंगाल की सेना ने विद्रोह किया था, बंबई की सेना ने और मद्रास की सेना ने कोई विद्रोह नहीं किया था। हिस्टोरियंस इसके बहुत अलग अलग कारण बताते हैं। एक तो ज्योग्राफिकली सब कटे हुए थे, दूसरा जो सोशल स्ट्रक्चर सेनाओं के भीतर था वो बहुत अलग अलग था, और कहीं ना कहीं उसने भी एक बड़ा रोल इसमें प्ले किया। तो जब हम कॉजेस की पूरी बात करते हैं तो हिस्टोरियंस ने जो पूरी लिस्टिंग इसकी की है कि भाई इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इमीडिएट कॉजेस होते हैं। इकोनॉमिक कॉजेस में आप जानते ही हैं, पिछले 100 सालों में अंग्रेज़ों के लालच ने जिस तरह से लैंड रेवेन्यू का पूरा एक एक्सटॉर्शनेट सिस्टम बना दिया था, तो लोग परेशान तो थे ही और सही चिंगारी का इंतज़ार कर रहे थे। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस में जो सबसे बड़ी चिंगारी आई वो जब अंग्रेज़ों ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को धीरे धीरे मैदान में उतारना शुरू किया। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बहुत बड़ा अपना एजेंडा मान के आई ही नहीं थी कि लोगों का ईसाई धर्म में परिवर्तन कराना, इतना बड़ा देश है, आप कर ही नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे वो आने लग गए। अब जब वो दिखने लगे सड़कों पे, तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच में भयानक घबराहट हो गई कि ये हमको पकड़ के ईसाई बना देंगे। उसने लोगों को बहुत डरा दिया। और न केवल ये, जो प्रोग्रेसिव ब्रिटिश लॉज थे जिसमें सती प्रथा जो सदियों से चलती चली आ रही थी उसको बैन किया, विडो रीमैरिजेस ऑन की, उससे लोगों को बहुत तकलीफ हुई, खासतौर पर अपर कास्ट के लोगों को। और फीमेल इन्फेंटिसाइड तो आज भी भारत में व्याप्त है, हम जानते ही हैं। कन्या भ्रूण हत्या कितना बड़ा पाप है और कंटिन्यूस चल रहा है, ये हमेशा से चलता ही रहा है। इस सब के कानून बने, इन सब चीज़ों ने लोगों को बहुत डरा दिया था। और जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों रिलीजन की, तो दिस वॉज अ कॉमन थ्रेड विच लेड टू द एंगर इन बोथ द मुस्लिम माइंड एंड द हिंदू माइंड। तो ये आज की जब क्लास हम कुछ मिनटों में समाप्त करेंगे तो आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट बताऊंगा एक मुसलमान रानी का, जिसने ब्रिटिश रानी को बहुत ही कड़वा पत्र लिखा था, ये सब कांड हो जाने के बाद में।
समय के साथ ईआईसी के अधिकारियों का भी टच अपनी सेना के साथ कम होता गया। जब आप एक स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं, आप ज़मीन से जुड़े रहते हैं, ज़मीन का काम करते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपके परिवार आपके साथ आ जाते हैं और आप कमज़ोर होने लगते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी कुछ हद तक यही हुआ। फिर हम ये पाते हैं इस आंदोलन के दौरान, इस संघर्ष के दौरान, प्यारे दोस्तों, पॉलिटिकल कॉजेस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस और बहुत सारे लोगों का पूरी तरह से समाप्त होना, ये इसका बहुत बड़ा कारण रहा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे इससे पूरा का पूरा लोगों की आकांक्षाओं को कुचल दिया और पूरी पूरी एलीट सेगमेंट की नौकरियां ही खत्म कर दी, वो हमने इसमें कैप्चर किया है। साथियों, हमारे इन सेशंस का लक्ष्य है कि आपको 15, 16, 17 मिनट में एक क्रक्स बताया जाए टॉपिक का। ये टॉपिक वो हैं जिनको हम विस्तार में कोर्स में कवर करते हैं, लेकिन ये भी स्टैंड अलोन एक क्विक लर्निंग के लिए बहुत अच्छे हैं। और फाइनल हर संघर्ष में एक क्रांति होती है, तो वो क्रांति निश्चित तौर पर वो कारतूसों की क्रांति थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों चिंतित थे कि किस तरह की चर्बी है। अंग्रेज़ों को जब तक समझ में आया और उन्होंने वो चर्बी हटाकर दूसरे कारतूस भेजे, तब तक डैमेज हो चुका था और मंगल पांडे से यह क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। लेकिन यह क्रांति सब तरफ नहीं फैल पाई, यह क्रांति कुछ ही क्षेत्रों में सीमित होकर रह गई और उस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई। तो ये जो प्रेसिडेंसीज अक्सर कही जाती हैं, ये क्या है? ये है मद्रास प्रेसिडेंसी, ये है बंबई प्रेसिडेंसी और ये है बंगाल प्रेसिडेंसी। इन तीनों में अलग सेनाएं थी, अलग ढांचे थे, काम करने के तरीके अलग थे, सामाजिक संरचनाएं अलग थी और इसलिए जो आंदोलन हुआ, जो क्रांति हुई, वो एक समान नहीं हुई। एक और चीज़ अच्छे से समझ लें, कानूनों की जब हम बात करते हैं, जितने भी कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे वो केवल अंग्रेज़ों की डायरेक्ट टेरिटरीज पे लागू होते थे, वो राजे रजवाड़ों की टेरिटरीज पे लागू नहीं होते थे। आपको बात समझ में आया? इस तरह से ये पूरा का पूरा काम होता था। तो प्यारे साथियों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि जो हमने यहाँ पर आपको बताया, कंपनी राज के दौरान 1757 से 1858 में और ब्रिटिश राज के दौरान 1947 तक ये एक समान चला। तो कानून हर प्रिंसली स्टेट का अपना अलग अलग चलता था, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर था। काफ़ी सारे इसमें इवेंट्स हुए, एक के पीछे एक, बहुत खून बहा और ब्रिटिश प्रेस ने इसकी रिपोर्टिंग जो वहाँ पर की, इन सारे इवेंट्स की, वो बहुत ही रक्त रंजित रिपोर्टिंग थी। तो पूरे ब्रिटेन में ये एक सेंस था कि हमें इन म्यूटिनियर्स को पूरी तरह से कुचल देना है, बर्बाद कर देना है। और दिल्ली का जब रिकैप्चर किया गया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून बर्मा भेजा गया, उस वक्त वहाँ जिस तरह लोगों को, औरतों को, बच्चों को, जानवरों को मारा गया, शायद ब्रिटिशर्स ने इतनी निर्दयता कभी नहीं दिखाई थी। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा क्रांति का आगाज़ हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। बहादुर शाह जफर की मौत रंगून में हो गई। वो तो इस आंदोलन में ज़बरदस्ती खींच लिए गए थे कि वो तो कर नहीं रहे थे क्रांति, लेकिन जो म्यूटिनियर्स थे यानी रेवोल्यूशनरी थे, वो दिल्ली चले गए और उनको बना दिया एम्परर, तो वो तो इसमें फंस गए और उनकी तरफ से कोई ऐसी लीडरशिप भी रही नहीं। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नेता जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, आप जानते ही हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जब ब्रिटिश जीत गए थे 1818 में, वही भीमा कोरेगांव वाला 200 एनिवर्सरी वाला जो झगड़ा भी हुआ था हाल फिलहाल 2018 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर यानी कानपुर में भेजा गया था। नाना साहिब का परिवार उनके साथ आके जुड़ा था। उन्होंने नाना साहिब को अपने और उसके यंगर ब्रदर को, उनके यंगर ब्रदर को अपने साथ जोड़ा था। चाइल्डहुड के फ्रेंड थे तात्या टोपे, मणिकर्णिका तांबे यानी रानी झांसी और अजीमुल्ला खान। इनकी पूरी की पूरी अपनी कहानी, और ये सारे क्रांतिकारी टाइप के लोग थे और उन्होंने उसके बाद जिस तरह क्रांति को अंजाम दिया, लेकिन किसी का भी एक पैन इंडिया विजन या रीच नहीं होना, वो एक बड़ा कारण रहा। ये सारे कारण थे जिस वजह से हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम विफल हो गया। ये 6 कारण बहुत अच्छे से डिस्कस किए जाते हैं, समझे जाते हैं, देखे जाते हैं। जिन राज्यों ने विद्रोह किया और जिन राज्यों ने विद्रोह नहीं किया, इतिहास बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी धाराएं होती हैं, ब्लैक एंड वाइट में उसको प्रस्तुत करना बहुत कठिन होता है, बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। इस चीज़ को हम कभी भी ना भूलें। तो स्टोरी ऑफ रानी ऑफ झांसी इतिहास में अमर हो गई। जिस प्रकार एक बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बलिदान दिया और अपने स्तर पर अपने सीमित संसाधनों से लड़ाई लड़ी, वो अपने आप में एक इतिहास है। इन सब चीज़ों को विलियम डैलरिम्पल ने अपनी किताबों में बहुत बढ़िया कैप्चर किया है कि कौन अंग्रेज़ों के साथी थे, कौन उनसे लड़े थे। इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो इतिहास के बहुत सारे पन्ने आपके सामने खुलते चलेंगे। अब अंत परिणाम इसका यही हुआ कि अंग्रेज़ों ने उसके बाद अपनी सारी की सारी नीतियां बदल दी। एंड ऑफ ईआईसी रूल फाइनली ब्रिटिश राज आने से हो गया।
मुगल डायनेस्टी संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई। ब्रिटिश प्रेस ने जिस तरह वहाँ पूरा ये किया, क्योंकि गोरी चमड़ी वालों की भी हत्याएं हुई थी, तो उससे 100 गुना हिंदुस्तानियों को मार दो, और एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई। और फाइनली जब पीस आई तो इस तरह का स्टेटमेंट आया। तो ये एक ऐसा फेज था भारत का जो अंततः समाप्त हुआ और एक नया ब्रिटिश राज उसके बाद स्थापित हुआ। बेगम हजरत महल का लेटर जो ब्रिटेन की रानी को गया, ये बहुत पढ़ने लायक है, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन की रानी द्वारा ये कहा जाना कि हाँ हमसे गलती हुई, क्वीन विक्टोरिया द्वारा कहना हमसे गलती हुई, हमने बेवजह क्रिश्चियनिटी को पुश किया वगैरह वगैरह, उस पर उन्होंने नेपाल से, बेगम हजरत महल जो है अवध की रानी थी, नेपाल चली गई थी जान बचा के, जो लेटर इन्होंने क्वीन को लिखा पढ़ने लायक है, जिसमें धज्जियां उड़ाई गई कि तुमने कैसे हिंदू और मुसलमानों दोनों का बहुत नुकसान किया और इसलिए अब तुम पे भरोसा करने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको? तो कोशिश कर रहा हूं आप तक हमारे लेक्चर्स का कुछ कुछ क्रक्स लाते रहूं, इसी तरह साल भर आपसे जुड़ा रहूंगा, ये उम्मीद है। आपका साथ हमारे कोर्स को मिले तो और मज़ा आएगा। पावर पैक कोर्स की जानकारी कमेंट थ्रेड में ज़रूर लें, हमारे साथ जुड़ें। ये एक यूनिक ऑफरिंग हम लाए हैं ताकि स्टूडेंट्स को जिन्हें थोड़ी सी भी दिक्कत है अफोर्डेबिलिटी में, जो महंगे कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आपके लिए कोई ना कोई बढ़िया ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। और पावर पैक कोर्स, क्षमा चाहता हूँ, और पावर पैक कोर्स जो है वो वही ऐसा एक ऑप्शन है। इस कोर्स में आप मंथली बेसिस पे, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे हमारे साथ जुड़ते हैं और आप जब चाहें छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दबाव नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स इट अ वंडरफुल प्रोग्राम। बहुत बढ़िया हमारा खुद का अपना पोर्टल है, बहुत अच्छी सेट टेक्नोलॉजी है। तो आइए जुड़िए, साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।